नमस्कार साथियों, इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है दृश्य माध्यमों का पठन और इनके शिक्षण शास्त्रीय निहितार्थ। आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा आरंभ करते हैं। साथियों, हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में अनेक तरह के दृश्य माध्यमों की मदद लेते हैं। ये माध्यम हमें पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने के अलावा देखने और उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप समय समय पर दिशा जानने के लिए तीर की मदद लेते हैं या दिशा सूचक दृश्य माध्यमों की मदद लेते हैं। ऐसे ही किसी व्यवस्था में, किसी भवन में कमरे को जानने के लिए संकेतों का उपयोग करते हैं। हम आकार, प्रकार और संरचना बताने के लिए दृश्य माध्यमों का उपयोग करते हैं। कई बार जटिल सूचनाओं को ग्राफ इत्यादि के माध्यम से, डायग्राम इत्यादि के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम सूचनाओं का अवबोधन कर सकें। हम आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए भी तरह तरह के माध्यमों की मदद लेते हैं। हम कई बार लाक्षणिक अर्थ बताने के लिए कार्टून जैसे माध्यमों का प्रयोग करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो हमारे रोजमर्रा के दृश्य माध्यम हैं, जैसे ग्राफ, डायग्राम, कार्टून, मानचित्र, ये हमारे लिए शिक्षण शास्त्रीय निहितार्थ भी रखते हैं और हमारी कक्षाओं में एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारी मदद करते हैं। क्यों? ऐसा कहा जाता है कि जब अभिव्यक्ति करने में शब्द हमारे साथ नहीं देते तो हम दृश्य माध्यमों का सहारा लेते हैं। दृश्य माध्यमों के द्वारा वस्तुतः हम क्या करते हैं? दृश्य माध्यमों के द्वारा हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं। इस अवलोकित वस्तु का, सामग्री का हम एक मानसिक निरूपण करते हैं। इस तरीके से यह हमारे स्मृति को भी मदद प्रदान करती है कि हम सूचनाओं को अधिक समय तक याद रख सकें, उनकी छवियों को अपने मस्तिष्क में अंकित कर सकें और यह अंकित छवि व्याख्या करने, निर्णय करने और संप्रेषण करने में हमारी मदद करती है। अब हम ये देखते हैं कि चित्र, ग्राफ, मानचित्र और कार्टून आदि के द्वारा हम विषय वस्तु के उस रूप को प्रस्तुत करते हैं जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ये कार्य तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते ही करते हैं। इसके साथ साथ टेक्स्ट रिच इन्वायरमेंट, जो हमारे विषय की कक्षाएं होती हैं, उसमें भी इनका महत्व होता है। आइए इस पर विचार करते हैं। वस्तुतः हम क्या करते हैं, आप किसी भी विषय की प्रारंभिक सामग्री आप पाठ्य पुस्तक को उठा के देखिए, चाहे वो भाषा की पाठ्य पुस्तक हो, चाहे गणित की हो, वो सामाजिक विज्ञान की हो। उसमें आप देखेंगे कि पाठ के साथ साथ अवधारणाओं को समझाने के लिए चित्र दिए गए हैं, प्रक्रियाओं को बताने के लिए, आंकड़ों को बताने के लिए, स्थानों को दिखाने के लिए मानचित्र दिए गए हैं। ये समस्त सामग्री टेक्स्ट रिच, इंफॉर्मेशन रिच मटेरियल के साथ साथ सामग्री बोधगम्य हो, इसलिए हम दृश्य सामग्रियों का वहां पर प्रयोग करते हैं। ये सामग्रियां इसके अलावा शिक्षक स्वयं भी निर्मित करते हैं। आप अपनी कक्षा में पाचन तंत्र बनाते हुए खुद उस सामग्री का श्यामपट्ट पर निरूपण करते हैं और उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। आजकल हमारे पास तो अनेक ऐसे संसाधन हैं जहां पर दृश्य श्रव्य सामग्रियां उपलब्ध होती हैं और उनमें से हम अपनी कक्षा के लिए चयनित करते हैं कि आज हम अपने लिए इन सामग्रियों का उपयोग करेंगे। हमें एक आसानी हो गई है, सरलता हो गई है जहां से हम इनको प्राप्त करते हैं। इन दृश्य माध्यमों की कक्षा में क्या भूमिका है? जैसा मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि इस पूरी चर्चा में विजुअल मीडियम, विजुअल एड से हमारा अभिप्राय चित्र से, कार्टून से, मानचित्र से, ग्राफ से और इससे जुड़े अन्य सामग्रियों से है। ये हमारी क्या भूमिका निभाती हैं, इस पे हम थोड़ा विचार करते हैं। यह विषय वस्तु की बहुविध प्रस्तुति करती हैं। अर्थात यदि हम आपको भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं और यदि हम उसके साथ भारत का भौतिक मानचित्र भी संलग्न करेंगे तो आप विषय को एक दृश्य माध्यम से भी उसकी कल्पना कर सकते हैं, मानसिक निरूपण कर सकते हैं, जो अन्य परिस्थितियों में संभव नहीं था। ऐसे ही हम अकबर की वंश वृक्षावली अगर यदि बताते हैं तो भी आप सूचनाओं को एक माध्यम द्वारा कॉम्प्रिहेंड करते हैं। दूसरा कार्य हम क्या करते हैं, इससे हमें चिंतन का विस्तार मिलता है, सूचनाओं के बीच परस्पर संबंध। उदाहरण के लिए यदि आप पूरा पाचन तंत्र को एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं तो विद्यार्थी उन सूचनाओं के बीच संबंध, कार्यकरण को, परस्पर संबंध को, तुलना और अंतर को आसानी से समझ सकता है। आप अनेक ऐसे उदाहरण देखें, भाषा की कक्षा में देखें, गणित की कक्षा में देखें, तो हम अनेक अवसरों पे इस प्रकार का ही इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चों के चिंतन को विस्तार मिलता है।
इसके अलावा यह हमारे सृजनात्मक चिंतन और संप्रेषण कुशलता का भी विकास करते हैं। यदि आप विद्यार्थियों को एक ग्राफ दिखाते हैं और उस ग्राफ का निर्वचन विद्यार्थी कर रहा है, तो आपने जिन अर्थों को, जिन संदर्भों को समझाने के लिए उसकी मदद ली है, उसके अलावा वह कुछ उसकी मौलिक व्याख्या भी कर सकता है। अकादमिक शब्दावलियों के विकास और जटिल शब्दों के अर्थ को समझने में भी ये दृश्य माध्यम हमारा उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप हृदय की संरचना को लीजिए। हृदय की संरचना में किसको हम क्या कहते हैं, किस अंग का चित्र क्या है, उसको हम कैसे समझें, यह जानने में उसका चित्र हमारी मदद करता है, उसके कार्यकरण को समझने में हमारी मदद करता है और कई जटिल शब्दों का अर्थ भी हम इसके माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। खासकर गणित में जो रेखा गणित है, उसमें प्रमेय को समझने में, अलग अलग ज्यामितीय आकारों को समझने में इस प्रकार के संप्रेषण हमारी मदद करते हैं। दृश्य सामग्री का पठन हमारे कक्षा संवाद को समृद्ध करता है। उदाहरण के लिए, जब आप कक्षा में एक ग्राफ का उपयोग कर रहे हैं, कक्षा में एक मानचित्र का उपयोग कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों को अपनी बातें रखने का अनेकानेक अवसर मिलता है और इसके द्वारा कक्षा हमारी समृद्ध होती है। वह इतिहास की कक्षा हो, भाषा की कक्षा हो, विज्ञान की कक्षा हो, हर जगह यह दृश्य सामग्री हमारे कक्षा विमर्श को समृद्ध करने का कार्य करती है। इसी से जुड़ी हुई अवधारणा है दृश्य चिंतन तकनीकी। अर्थात जब आप कक्षा में दृश्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं, तो वह केवल पाठ का परिचय देने के लिए नहीं है, उसके आधार पे एक पूरी कक्षा की गतिविधियों की रचना की जाती है और इसके लिए ही प्रचलित अवधारणा है दृश्य चिंतन तकनीकी। इस अवधारणा में क्या होता है? इस अवधारणा के 3 स्टेप हैं। चित्र में क्या दिख रहा है? जब भी आप कोई दृश्य माध्यम, चाहे वह जो भी हो, ग्राफ हो, मानचित्र हो, कार्टून हो, बच्चे को देते हैं, तो हमारा पहला सवाल होता है कि आज चित्र में इसमें आप क्या देख रहे हैं। जब आप ये सवाल रखते हैं तो वस्तुतः इस सवाल के माध्यम से वह अपनी कहानियों को, व्यक्तिगत अनुभवों को, जो सूचनाएं, जो टेक्स्ट आपने पढ़ाया है, उससे जुड़ी हुई बातों को वह उसमें खोजने का प्रयत्न करता है। उसकी कल्पना और चिंतन का आरंभ होता है। वह जो सामग्री उसने पढ़ी है, जो उसका अनुभव है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसके अनुसार वह उस चित्र में प्रतीकों की व्यवस्था के बीच खुद को ढूंढने की, खुद के अर्थ को तलाशने का प्रयत्न करता रहता है। इस सवाल के साथ आप अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। अगला होता है कि चित्र में आपने जो देखा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। हम चित्र का एक सोद्देश्य से प्रयोग कर रहे हैं। उसने उस चित्र को देखा, अब हम ये मौका देंगे तो वह विचारों को परस्पर जोड़ेगा, एक अवलोकन से दूसरे अवलोकन को जोड़ेगा, एक सिंबल से दूसरे सिंबल को जोड़ेगा, फिर उसे वह कम्युनिकेट करेगा। वह ग्रुप में भी कम्युनिकेट कर सकता है, इंडिविजुअल कम्युनिकेट कर सकता है, टीचर को कम्युनिकेट कर सकता है, लिख के कर सकता है। इस तरह से आपके लिए ये विजुअल थिंकिंग स्ट्रेटेजी एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे को कक्षा में आगे ले आने का मौका दे रही है। जब आप उससे पूछते हैं कि चित्र में आपने जो देखा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो यहाँ से कक्षा की बातचीत की शुरुआत होती है और इस शुरुआत को आगे ले जाने का दायित्व शिक्षक का होता है। आप उसको अगले चरण में यह कहेंगे इसमें और क्या खोजा और कहा जा सकता है। शुरुआत में तो उसने जो प्रतीक देखे वह उसके बारे में बताएगा। उदाहरण के लिए उसने ये देखा कि अरावली पर्वत कहाँ है, गंगा नदी कहाँ है, नर्मदा कहाँ से निकलती है। लेकिन जब आप कहेंगे कि इसमें और क्या खोजा और कहा जा सकता है, तो शायद वह अपने अन्य अर्थों और अवलोकनों को बताए। उदाहरण के लिए वो यह बताएगा कि नदी की दिशा इस प्रकार की है, हरे रंग की सघनता के आधार पर वनस्पति कहाँ पर किस तरीके की है, इसका आकलन कर सकता है। ऐसे ही वह ग्राफ के आकार प्रकार के आधार पर मात्रात्मक विश्लेषण कर सकता है। अब वह नए अर्थों को खोजना आरंभ करता है और वस्तुतः ये नए अर्थ टेक्स्ट के माध्यम से या अध्यापक द्वारा सीधे बताकर नहीं निर्मित किए जा सकते थे। इसके लिए ही तो हम इस पूरी दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं। आप कई बार देखते हैं, आप कार्टून बच्चे को दिखाते हैं तो उस कार्टून के क्या अर्थ लिए जा सकते हैं, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बार नया और विशिष्ट अर्थ होता है। इससे विद्यार्थियों के बीच बातचीत को भी बढ़ावा मिलता है और यदि हम सबको बोलने, विचारों के आदान प्रदान का मौका देंगे तो हमारा कक्षा विमर्श समृद्ध होता है। अब हमको यह देखने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं कक्षा में। हमने अवलोकन चरण दिया, जहां वह संकेत प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विद्यार्थी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं तो उसे उदाहरण दे रहे हैं। फिर हम उसे उस पाठ की व्याख्या, उस चित्र की व्याख्या, उस दृश्य की व्याख्या करने का मौका दे रहे हैं और फिर मूल्यांकन और अनुप्रयोग करते हुए उस व्याख्या को हम एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करके विषय वस्तु से संबंधित कर रहे हैं। यह हमारे वह चरण होते हैं। अब आप दृश्य सामग्रियों का चुनाव कैसे करेंगे?
पाठ का उद्देश्य क्या है। कई बार हम देखते हैं कि हम केवल पाठ का परिचय देने के लिए दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। यह एक तरीका हो सकता है पाठ के विस्तार के लिए, पाठ के बीच की गतिविधियों के लिए। तो आपको पाठ का उद्देश्य ध्यान रखते हुए तय करना पड़ेगा कि दृश्य सामग्री की क्या भूमिका होगी, कब होगी और कौन क्या करेगा। कौन क्या करेगा इसका आशय यह है कि विद्यार्थी अकेले कार्य कर रहे हैं, समूह में कार्य कर रहे हैं, शिक्षक व्याख्या कर रहा है, विद्यार्थी व्याख्या कर रहा है, उसकी जो व्याख्या है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या हस्तक्षेप की आवश्यकता है, यह हमें विचार करने की आवश्यकता है। फिर हमने जिस सामग्री का चुनाव किया है वो क्या विद्यार्थियों की आवश्यकता और संदर्भ से संबंधित है। उदाहरण के लिए आप इंटरनेट पे जब सर्च करते हैं तो बहुत से ऐसे दृश्य मिलते हैं जो पाश्चात्य संदर्भों के हैं। क्या उनको हमें कक्षा में अपने दिखाना चाहिए या हम अपने स्थानीय संदर्भ से उन चित्रों को, दृश्यों को, मॉडलों को ढूंढ के ले आ सकते हैं। हमें यह अवश्य विचार करना चाहिए कि जो सामग्री, जो ग्राफ, जो मानचित्र, जो कार्टून हम बच्चे को दे रहे हैं उसको समझने के लिए उसे किस तरह के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है। इसके बिना आप उस सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें यह भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या सामग्री पहले से कहीं उपलब्ध है, क्या अध्यापक को उसे बनाना है, क्या विद्यार्थी और अध्यापक मिलकर बनाएंगे, क्या केवल विद्यार्थी बनाएंगे। इस तरह के सवालों को ध्यान में रखते हुए जब आप अपनी कक्षा के लिए दृश्य माध्यम का चुनाव करते हैं तो यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है वह पूर्वाग्रह युक्त न हो, वह किसी जाति, पंथ, संप्रदाय के प्रति रूढ़ियों को न दिखाता हो, खासकर महिलाओं, आदिवासियों को लेकर संवेदनशील हो। इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए हम दृश्य माध्यम का चुनाव करते हैं। वह पूर्वाग्रह रहित हो, वह अधिक से अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करे, वह इतना जटिल ना हो कि विद्यार्थी उसे कॉम्प्रिहेंड न कर पाए। अर्थात दृश्य माध्यम हमारे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि वो उस पाठ के अवबोधन में मदद करें। ऐसे न हो कि वह पाठ को जटिल बना दें, वह बहुत इंफॉर्मेशन रिच ना हो, बल्कि वह इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना विषय, जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वह भाषा हो, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान, उसके लिए हमें दृश्य माध्यमों का चयन करना है। यह चयन हमें पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने से आगे जाकर देखने की व्याख्या करने के कौशलों में विकास करने में सहयोग प्रदान करते हैं। कुल मिला के हम यह देखते हैं कि जब आप अपनी कक्षा के लिए विजुअल थिंकिंग स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हैं और इस तरीके से सामग्री का चयन करते हैं तो आप विषय के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को खुद आगे आने का अवसर देते हैं। उन्हें समूह कार्य करते हुए अर्थ और सूचना का विकास करने, अर्थ निर्मित करने और कक्षा विमर्श को समृद्ध करने का मौका देते हैं। इस दौरान कक्षा में कई बार आहा के चरण आते हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी कहानी बना रहे हैं, कोई रोचक कहानी बन गई, विज्ञान की किसी जटिल अवधारणा को उन्होंने आसानी से समझ लिया। ऐसे ही गणित की भी कक्षा में हो सकता है। आप सूचना के साथ साथ मानसिक निरूपण, मनन और प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग को भी मदद करने में भूमिका निभा रहे होते हैं। ये सारे के सारे माध्यम हमारे इसलिए भी उपयोगी होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि केवल हमारा उद्देश्य बच्चे को तात्कालिक व्याख्याएं उपलब्ध कराना नहीं है, हमें उसका मानसिक निरूपण करना, उसको रिफ्लेक्ट करना और उसकी प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग को समृद्ध करना है, जिसके लिए ये दृश्य माध्यम सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा दृश्य सामग्रियों का प्रयोग लर्निंग बर्डन को कम करने का कार्य करता है। यह बहुत पुरानी भी कहावत है कि एक चित्र कई शब्दों के गुना कई शब्दों की तुलना में अधिक कारगर होता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे चित्र का चयन सोद्देश्य हो, पाठ के साथ उसकी कनेक्टिविटी विधिवत हो और हम इसमें विद्यार्थियों को सक्रिय बनाए रखने का मौका दें। इस तरीके से हम दृश्य माध्यमों, जिनके अंतर्गत ग्राफ, कार्टून, मानचित्र आदि आते हैं, चित्र आदि आते हैं, उनका उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को सीखने का एक सुअवसर दे सकते हैं, जहां वे हमारे साथ मिलकर अपनी अधिगम दक्षताओं का विकास करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि यह पाठ, यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।